सो एक और आईपीओ खुल चुका है एंड दैट इज आर्चिन केमिकल, और ये एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। सो हम देखने वाले हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है, आईपीओ डिटेल क्या है, वैल्यूएशंस क्या क्या हैं, कैसी हैं, पीयर्स कौन कौन इसके हैं, और इस कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, एंड एट लास्ट वेदर आई एम गोइंग टू अप्लाई और नॉट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। अब चूंकि कंपनी एक केमिकल स्पेस कंपनी है, तो इसमें भी क्या होता है ना, जो भी केमिकल स्पेस की कंपनी होती है उसमें दो सेगमेंट है। एक होता है कि जनरल पर्पस केमिकल्स होते हैं, दूसरे होते हैं कि जो स्पेशलिटी केमिकल होते हैं, यानी कि उनके लिए आपके पास कुछ एक्सपर्टी लेवल होना चाहिए उन चीज़ों को बनाने के लिए। अगर आप एकदम एग्जाम्पल से समझना चाहते हो, जैसे आपको सिंपल अगर एक स्टिक बनाना है ना, जैसे ग्लू बनाना है, तो आप कुछ सिंपल टाइप का ग्लू हो सकता है हम सब बना ही लें, लेकिन अगर हमें फेविस्टिक टाइप का कुछ बनाना है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो उसके लिए एक्सपर्टी लेवल लगेगा। हमें वो केमिकल कंपोजिशन पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कैसे हमें उस केमिकल को हैंडल करना है, कैसे नहीं हैंडल करना है। वो एम्प्लॉयज़ को हार्म भी कर सकता है, आसानी से उसको बनाया नहीं जा सकता। तो ऐसे ही हर इंडस्ट्री में बहुत स्पेसिफिक और स्पेशल टाइप के केमिकल्स लगते हैं, और उन केमिकल्स को बनाने के लिए कुछ कंपनियां जो होती हैं वो स्टैब्लिश होती हैं, और उन्हीं को कहते हैं स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज। तो जैसे दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज, ये सब स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं, है ना। नियोजन जो कि स्पेशल केमिकल्स बनाती हैं और उसके लिए अप्रूवल्स लेती हैं, एफर्ट डालती हैं, रिसर्च करती हैं, तब जा करके कुछ बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन सा स्पेशल केमिकल बनाती है और उससे क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। सो ये हम इनकी वेबसाइट पे आ गए हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से एक है ब्रोमीन, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ब्रोमीन जो है ना, ये एक एलिमेंट है जो कि ऐसा नेचुरल स्थिति में अवेलेबल नहीं होता। जैसे हमें आयरन या फिर आप समझ लो मिट्टी को ऑब्वियसली हर जगह अवेलेबल होता है, ये वैसे नहीं होता। ये कंपोजिट फॉर्म में होता है, या फिर आप कह लो मिक्स फॉर्म में होता है, उसको निकालना पड़ता है एक्सपेरिमेंट या फिर आप कह लो रिएक्शन करके। और ये ज़्यादातर समुद्र में या सॉल्ट के अंदर होता है। इसका जो मेन यूज़ है, एक वन ऑफ द यूज़ है फायर रिटार्डेंट्स, यानी कि फायर को रोकने के लिए, एंड डिसइंफेक्टेंट, यानी कि ये पेस्टिसाइड वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो और भी एलिमेंट्स हैं जिस पे ये कंपनी काम कर रही है, एंड दैट इज सल्फेट ऑफ पोटाश एंड देन इंडस्ट्रियल सॉल्ट, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों पे ये कंपनी काम करती है। तो अब आपको एक बहुत बेसिक, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा, बट बहुत बेसिक आइडिया है कि ब्रोमीन नाम के एक एलिमेंट है जिस पे ये कंपनी काम करती है और दुनिया को सप्लाई करती है। बट सबसे पहले समझ लेते हैं क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सो ये हम इनके डीआरएचपी में आ गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये 2019, 2020 और 2021 का डेटा, ये सारा नंबर मिलियंस में है। मिलियंस में तो आप एक जीरो कट करके देखोगे तो आपको करोड़ में दिखाई देगा। तो टोटल इनकी जो इनकम हो रही है वो आप देखो यहाँ पे 2019 में लगभग 570 करोड़ के आसपास थी, 2020 में बढ़ के हो गई 616 करोड़, एंड 2021 में आते आते लगभग 750 करोड़ इनका रेवेन्यू आगे ये तेजी से बढ़ रहा है, विच इज़ गुड, वेरी गुड। और वहीं प्रॉफिट यहाँ पे अगर हम देखें, लेट मी स्क्रोल इट, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, हाँ यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कंपनी का लगभग 40 करोड़ का प्रॉफिट था 2019 में, लेकिन यहाँ पे इसको घाटा हो गया। ये 2020 की बात है, तो कोविड की वजह से फ़र्क पड़ना ही था। एंड देन अगेन जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई, इनका 66 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका, और इस साल 9 मंथ में अब तक 58 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। यानी कि कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। कोविड में यस इसको झटका लगा है, यानी कि कोविड जैसी सिचुएशन इस कंपनी को प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, विच इज़ एक्सेप्शनल केस, ऐसा नॉर्मल नहीं है। तो चलो ठीक है, कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। अच्छा, ज़रा आप ध्यान से देखोगे इस कंपनी का ईपीएस क्या है, इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी कि ईपीएस लगभग 6.5 का। इसका इस साल का मानेंगे तो लगभग 5.6 का आ रहा है, बट ये 9 मंथ्स का है, और इसको 12 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो ये लगभग 7 का आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए पिछले साल का मान के चलते हैं 6.45 ईपीएस, यानी एक शेयर पे आपकी जो कमाई हो रही है वो लगभग 6.45 पिछले साल के हिसाब से मानते हैं। और हमसे ये एक शेयर का प्राइस क्या ले रहे हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो शेयर का प्राइस जो हमको पड़ रहा है, तो शेयर का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो 407 रुपये, ये मैक्सिमम कट ऑफ प्राइस मान के चल सकते हैं। 407 रुपया प्राइस है, 6.5 रुपया, 6.5 रुपीज़ का ईपीएस है। तो 460 डिवाइड बाय 6.5 इक्वल टू आएगा लगभग 60 का पीई। यस, सो इसके हिसाब से लगभग 60 प्लस, यानी 60 to 63 के आसपास का पीई पड़ रहा है। और वहीं
इस साल के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मे बी 50 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 50-60 की रेंज में इनका पी आ रहा है। अच्छा, अब दूसरे प्लेयर्स का क्या पी है? ये जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जो आ रही है, ये तो इतने पी के भाव पे आ रही है। जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, नॉट एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर बट स्पेशलिटी केमिकल में जो काम कर रहे हैं, उनका क्या पी है अगर वो हम देखें। यस, सो ये इंडस्ट्री पीयर्स है, जैसे इन्होंने पीयर्स में टाटा केमिकल्स को लिस्ट किया है, दीपक नाइट्राइट है, आरती है, नियोजिन है। इनका जो पी है आप यहाँ पे देख सकते हो, नियोजिन का 114 दिखा रहा है, इसका 32 दिखा रहा है, आरती का, इसका 36 और इसका 89। तो इन्होंने इसी रेंज में रखने के लिए ट्राई करने की कोशिश की है। बाय द वे टाटा केमिकल्स का पी 89 का तो नहीं होना चाहिए, टाटा केमिकल्स का पी काफ़ी कम है। लेट्स चेक इट टुगेदर राइट नाउ। सो ये यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है टाटा केमिकल्स का, ये तो 13-14 का पी चल रहा है। हाँ, दीपक नाइट्राइट का यहाँ पे 30 दिख रहा है एंड दे हैव रोट 33। तो प्राइसिंग बदलते रहता है, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें होती रहती है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता प्राइस्ड है तो आपको बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने का चांस है। तो उस हिसाब से पी जो बन रहा है, मुझे लग रहा है कि एवरेज अगर ये 30-35 के पी में आते तो बढ़िया था। मतलब रीजनेबल था, बढ़िया नहीं था। उसके नीचे जाते तो हमारे लिए पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है एज अ आईपीओ में अप्लाई करने के बाद बेसिकली, क्योंकि हमें रीजनेबल प्राइस में मिल जाता। तो मुझे नहीं लग रहा बहुत अच्छा हमको प्राइस मिल रहा है एंड दैट्स ओके, इतने में कंपनियाँ आती हैं। इनका जो मैं बैलेंस शीट देख रहा था, उसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। ज़रा प्रमोटर्स को देखो। प्रमोटर्स सेलिंग शेयर होल्डर कौन है? IRF1, IRF2, ये लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, और सेल करने के बाद पैसा उठा रहा है, विच इज ओके। इन्वेस्टर्स तो अपना शेयर बेचते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो मेरे माइंड में है वो अब जरा देखो, यहाँ पे इस कंपनी ने डिबेंचर्स होल्डर यानी कि लोन लिया है, इन्हीं इन्वेस्टर्स से लोन भी लिया है और 17% पे लोन लिया है, दिख रहा है ये 17% पे लोन लिया है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हम पैसा उठा रहे हैं वो पैसा लोन में चुकाएंगे, समझ रहे हो? तो लाइट चली गई, तो ये सेशन ओके, सो लाइट आ गई। तो हम लोग कहाँ पे थे? सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये इन्वेस्टर्स भी हैं प्लस इन्होंने लोन भी दिया हुआ है 17% पे। मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं अकाउंटिंग का, बट ये बेसिकली जानने वाली बात है कि यही लेंडर भी हैं और यही प्रमोटर भी हैं। जस्ट मुझे लगा हाईलाइट करना चाहिए, सो आई एम हाईलाइटिंग इट। नाउ लेट्स गो टू द प्रोडक्ट अगेन। सो ब्रोमीन जो है इनका 60% रेवेन्यू लेकर के ब्रोमीन आता है, यानी कि ब्रोमीन इनके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में देखोगे ब्रोमीन सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, ये डेटा है मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड वाइड ब्रोमीन प्रोडक्शन 2016 से 2021 तक का डेटा है। इजराइल है, 2021 का डेटा, आप तो येलो पे फोकस करो। इजराइल है, जॉर्डन है एंड चाइना है, और उसके सामने इंडिया का, इंडिया बच्चा है, बहुत ही छोटा है। यानी कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन उतना ही हेवी कंपटीशन भी है। और ये ब्रोमीन प्रोड्यूस करने के लिए आपको एनवायरमेंटल सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को हम और आप खड़े हो जाएं कि हमें ब्रोमीन प्रोड्यूस करना है, ऐसा नहीं है। इजराइल इसलिए और जॉर्डन इसलिए क्योंकि वहाँ के जो उनके पास लेक हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी हैं, तो वहाँ पे वो बहुत हाई ब्रोमीन प्रोड्यूस कर पाते हैं। आगे इन्होंने DRHP में बहुत कुछ केमिकल के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में दिया हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा डेटा है, जिससे आपको केमिकल इंडस्ट्री के बारे में एक फेयर आइडिया मिलता है कि कैसे काम कर रही है इंडस्ट्री, कौन सी कंट्री डोमिनेट कर रही है, कौन सा सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, कितनी ग्रोथ मिल रही है। तो वो सब फेवरेबल कंडीशन है इस कंपनी के लिए। इसमें कोई भी चीज़ इसके अगेंस्ट नहीं है, और ये कंपनी धीरे धीरे फ्यूचर में ग्रो करने की पूरी कैपेसिटी रखती है, प्लस प्रॉफिटेबल तो है ही। सो अब एक बार क्विकली देख लेते हैं IPO डिटेल इस कंपनी का। सो IPO जो है कल क्लोज हो जाएगा, 9 से 11 नवंबर तक था, और 21 तारीख को इसके लिस्टिंग डेट अवेलेबल है। प्राइस बैंड 386 से 407 है। लगभग ये 1500 करोड़ फंड उठा रहे हैं, उसमें से 800 करोड़ कंपनी के पास जाने वाला है और 650 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। और उसमें से ये जो पैसा है 800 करोड़ जो कंपनी के पास जाने वाला है, उसका जो यूज़ होने वाला है रिडम्पशंस ऑफ अर्लियर NCD, जो मैं आपको बता रहा था कि NCD भी इन्हीं प्रमोटर्स का ही है, एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, तो वो पैसा भी घूम के उधर जाएगा और कंपनी के ऊपर से लोन
कम हो जाएगा। और अगर हम देखें कि इस पर्टिकुलर आईपीओ का डिमांड कितना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम पे सोचो 100% बिलीव नहीं करना होता। मैं ये क्लियर कर दूँ क्योंकि कई सारे वीडियो में ग्रे मार्केट प्रीमियम बोलते रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कई लोगों को लगेगा कि ये एकदम ऐसा एक्यूरेट डेटा, ऐसा नहीं होता। जस्ट आप समझ लो कि एक तरह का गेस होता है कि यार इतना तो होना चाहिए, इतनी वैल्यू होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप इसका देखोगे तो 75 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 400 का अगर प्राइस है, 407 का, 400 मान के चले, और 70 रुपीज़ का अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यानी कि लगभग 18 से 20% मिलने के चांस है। बट याद रखना ये ग्रे मार्केट प्रीमियम गायब भी हो जाता है, तो इसको हमेशा लास्ट डे तक वेट करना होता है। जैसे कि आप मतलब मैं एटलीस्ट अपना बताता हूँ, मुझे अप्लाई करना होता है तो मैं लास्ट डे अप्लाई करता हूँ, और 20% के ऊपर रहता है तो ही मैं सोचता हूँ कि यार ये वर्थ अप्लाइंग है। वरना 20% तो ऐसी मार्केट में एक झटका आया, मार्केट नीचे गया, तो ये 20% का जो जीएमपी है वो गायब हो जाता है। तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं ही करने वाला हूँ। बाकी आपका जो व्यू है आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप अप्लाई करने वाले हो या नहीं, आपको ये 20% का जो जीएमपी है कंफर्टेबल लगता है या नहीं। ये था कंप्लीट एनालिसिस अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। इसके अलावा मैंने एक और एनालिसिस, एक और कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में है, उसका भी आईपीओ आ रहा है, आज ही खुल चुका है 10 नवंबर को। वो वीडियो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। सो मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।